नमस्कार, कैसे हैं आप। मेघालय के महामहिम राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक अपने बड़बोलेपन के लिए कुख्यात हो रहे थे। वो प्रवोक कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 3-4 सालों से, गृह मंत्री अमित शाह को, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि यदि राज्यपाल पद से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए तो उन्हें नेता बनने का अवसर मिल जाएगा। वो नहीं हुआ। कार्यकाल पूरे होते उन्हें कुर्सी से उतार दिया गया, उनकी जेड प्लस सुरक्षा भी छीन ली गई और सरकारी तमाम सुविधाएं भी। पौराने लगे सत्यपाल मलिक। सत्यपाल को यह उम्मीद थी कि वो नेता बन जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उनका कद इतना बड़ा है कि जाटों के नेता कहलाने लगेंगे और अखिलेश यादव के साथ साथ जाटों के नेता जयंत चौधरी उन्हें हाथों हाथ ले लेंगे। लेकिन सत्यपाल मलिक का पूरा एजेंडा बेकार चले जाने लगा। अखिलेश यादव तक ने उन्हें नहीं पूछा और जयंत चौधरी के लिए यह बड़बोलापन कि जयंत आया था, पैर छूकर प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के गया, जयंत चौधरी को नागवार गुजरा। राज्यपाल रहते हुए अपनी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हुए यह आरोप लगाने की संघ के एक बड़े नेता आए थे अडानी के लिए डील करने के लिए मुझसे 300 करोड़ रुपए का सौदा का लेकर के। सत्यपाल मलिक की तमाम बातें ना मोदी सरकार अहमियत दे रही थी। कमाल की बात यह है कि विपक्ष भी नहीं। दरअसल जाट नेता जयंत चौधरी को लग रहा था कहीं ये हमारे वोट तो नहीं खा जाएंगे, इसके बड़बोलेपन की क्षति तो नहीं होगी। अखिलेश यादव इन्हें नेता मानने को तैयार नहीं थे। इससे फायदा क्या है, बड़बोलापन कहीं उल्टा ना पड़ जाए। और कांग्रेस को लग रहा था कि यदि हाथों हाथ इसे उठाया भी तो इस सत्यपाल ने राहुल गांधी के लिए इतना कुछ बोला है कि उल्टा पड़ जाएगा। जरा पहले सुनिए राहुल गांधी के लिए सत्यपाल मलिक ने कहा क्या था। राहुल गांधी के लिए मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो एक देश के प्रतिष्ठित परिवार का लड़का है, लेकिन उसने बहुत, जिसको कहिए फिर वो वर्ड में कहीं यूज किया था, वही जो पॉलिटिकल जुवेनाइल की तरह बिहेव किया है और उसी का नतीजा है कि आज यूएनओ में पाकिस्तान की चिट्ठी में उसके बयानात दर्ज हुए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको बोलना उस दिन था जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे उसका पार्टी का लीडर कश्मीर के सवाल को यूएन से जोड़ के कह रहा था। वो अगर लीडर था तो उसको बिठाता, डांटता और फिर खुद खड़ा होकर कहता कि हमारा कश्मीर पे ये स्टैंड है। आज तक उन्होंने स्टैंड क्लियर नहीं किया। और मैं बता रहा हूं आपको, मुझे नहीं बताना चाहिए ये, कि जिस वक्त देश में चुनाव आएगा उनके विरोधी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ ये कह देंगे 370 के हिमायती हैं। लोग जूतों से मार। जी, सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल रहते हुए 370 हटाए जाने के तुरंत बाद ये राहुल गांधी के लिए कहा था, जब कांग्रेस और राहुल गांधी 370 के खिलाफ हो गए थे। इस हद तक कह दिया कि राहुल को लोग जूते मारेंगे। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा बयान देने वाला व्यक्ति कैसे कांग्रेस के लिए मान्य हो सकता था। तो सत्यपाल मलिक बौराने लगे, गाना गाने लगे कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। एनडीटीवी के एक रिपोर्टर को बुलाया, अमित शाह के लिए गिड़गिड़ाया, नरेंद्र मोदी के लिए गिड़गिड़ाया कि जेड प्लस सुरक्षा हमें वापस दे दो, हमें कुछ यदि हो गया तो जिम्मेदार सरकार होगी, हमारे ऊपर खतरा है क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। अब सवाल यह है कि राज्यपाल पद जम्मू कश्मीर के खोने के बाद वो गोवा के राज्यपाल बन गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया और वहां राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल की जरूरत थी और इन्हें डिमोट किया नहीं जा सकता था। तो सत्यपाल मलिक ये सपना पालने लगे कि उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना दिया जाए, महाराष्ट्र या बिहार का किसी बड़े स्टेट का, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। लेकिन सत्यपाल के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो सत्यपाल मलिक बौड़ाने लगे, लगातार उल जुलूल हरकतें करने लगे। लेकिन सत्यपाल मलिक की हरकतें करने के बाद भी ना नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें टॉर्चर किया, उन्हें विक्टिम बनने दिया, ना विपक्ष ने उन्हें सर आंखों पे बिठाया, क्योंकि सत्यपाल घातक हो सकते थे। सत्यपाल ये गाना ही गा रहे थे कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कि कांग्रेस को लगा
कि ये वक्त सही है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अपने खैरात के पत्रकारों को इस मुहिम में लगाया गया। उस करण थापर को जो दून स्कूल में राजीव गांधी के मित्र हुआ करते थे, उस करण थापर के हाथों में क्या स्क्रिप्ट थमाई गई? सत्यपाल मलिक ने वही सब बोला जो राहुल गांधी बोल रहे थे। पुलवामा पर आतंकी हमले को लेकर के अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ, अपने ही देश के खिलाफ एक पूर्व राज्यपाल ने ऐसा षड्यंत्र रचा। करण थापर के स्क्रिप्ट पर काम करते हुए सत्यपाल मलिक ने वह सब बोला जो भारत के लिए घातक था, जो राहुल गांधी बोल चुके थे, जिसके लिए राहुल गांधी पर यूएपीए का आरोप लग रहा था। जिस बात के लिए सत्यपाल मलिक ने यह कहा कि राहुल गांधी को जूते पड़ेंगे, वो काम प्याज के साथ साथ जूते खाने वाला सत्यपाल मलिक भी करने लगे। एक कहावत है ना कि प्याज पहले खाओगे या जूते, तो पहले प्याज भी, उसके बाद वो भी। लेकिन कमाल की बात यह है कि सत्यपाल मलिक ने स्क्रिप्ट वो पढ़ी जो इस देश के लिए घातक था। सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, और उन्होंने कह दिया कि पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ वो एक तरह से मोदी सरकार की लापरवाही थी, जानबूझ करके की गई थी ताकि सरकार इस पर, पाकिस्तान पर हमला कर सके, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा हो सके। ये तमाम बातें राहुल गांधी और कांग्रेस पहले कह चुकी हुई थी। लगभग घंटे भर से ज्यादा के इंटरव्यू में करण थापर, वही करण थापर जो 2004 से लेकर 2014 तक, उससे पहले गुजरात दंगे से पहले लगातार सोनिया के लिए एजेंडा चलाते रहे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनका एक इंटरव्यू फेमस है, लेकिन आज तक उन्होंने भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे कांग्रेस की सरकार के किसी बड़े नेता के साथ वैसा कुछ नहीं किया। करण थापर वही सब पूछते गए, वही सब सवाल और वही सब जवाब जो थापर को चाहिए था। दरअसल कहते हैं ये सब चीजें सिर्फ इसलिए हुई ताकि राहुल गांधी के एजेंडे को फुलफिल किया जा सके। राहुल गांधी के ऊपर दरअसल यूएपीए का मुकदमा दर्ज होने की बात हो रही है। वो ऑलरेडी सजायाफ्ता अपराधी हो चुके हुए हैं। मोदी सरनेम को लेकर के उन्हें सजा मिल चुकी हुई है। अब सावरकर के मामले में वो फंस रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री खुद कह चुके हुए हैं कि विदेश जाकर जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत को बदनाम किया है और भारत के खिलाफ षड्यंत्र किया है, उससे देशद्रोह का मुकदमा हो सकता है। ऐसे समय में जब राहुल गांधी देशद्रोह के मुकदमे में फंस सकते हैं, राहुल गांधी के लिए जिसने कहा कि राहुल गांधी जूते खाएगा, उस राहुल गांधी के लिए यह सत्यपाल मलिक उम्मीद का घोड़ा हो गया। और इसीलिए पहले करण थापर, फिर अपने रवीश कुमार, पेट पर लात खाए हुआ रवीश कुमार भी पहुंचा और उसने भी सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया और कहा कि मैं उसी स्क्रिप्ट पे आपका इंटरव्यू चाह रहा हूं। बार बार कहा कि करण थापर के इंटरव्यू के आधार पे भी आपसे मैं पूछ रहा हूं, और वही सब चीजें एजेंडा रवीश ने भी चलाया जो करण थापर चला करके गया था। तो ये साफ दिखा कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन गाते हुए हताश निराश सत्यपाल मलिक के लिए उम्मीद की किरण जगी। उसका एजेंडा फुलफिल हुआ और कांग्रेस को भी एक उम्मीद। लेकिन क्या इस देश की जनता नरेंद्र मोदी पर ऐसा अविश्वास करती है कि मोदी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं? 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2019 में भी इसी ढंग का एजेंडा चलाया गया। लेकिन खैरातियों के आका का कद और खैरातियों का वजूद खत्म होता चला गया। इस देश ने इस 1 घंटे के इंटरव्यू और फिर रवीश कुमार के लगभग आधे घंटे के इंटरव्यू में यही समझा कि षड्यंत्र सत्यपाल के साथ कैसे किया गया। यह वही सत्यपाल का झूठपाल है। यह वही सत्यपाल है जिसने करण थापर के साथ स्वीकार किया कि अमित शाह के खिलाफ उसने पहले जो बोला था वो झूठ था। दरअसल सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि 300 करोड़ रिश्वत की बात का ऑफर उसे भारत सरकार और संघ के एक बड़े नेता ने की। जब ये बात उन्होंने अमित शाह से की तो अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी पागल हो गया है। कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि अमित शाह मोदी के लिए ऐसा कुछ बोलेंगे। दरअसल दूसरी बात जो अब की बार सत्यपाल मलिक कर रहे थे, उसमें अमित शाह के ऊपर लगाए गए वो आरोप फिट नहीं बैठ रहा था।
इसीलिए सत्यपाल ने कहा कि मैंने जो पहले जो बोला वो झूठ था। तो अब झूठ कौन सा था, पहले वाला, अब वाला या हमेशा वाला? तो हमेशा झूठ बोलने वाले सत्यपाल मलिक से कौन सा स्क्रिप्ट कांग्रेस के एजेंडाबाज पत्रकारों ने पढ़वाया है, ये देश को सबसे ज़्यादा समझ में आ जाता है। इसीलिए जब विपक्ष को विरोध करने नहीं आता, तो विरोध में जब षड्यंत्र होता है तो सत्ता पक्ष को उसका फायदा हो जाता है। बौराए हुए बेकार खलिहर चल रहे सत्यपाल मलिक का ये इस्तेमाल भी कांग्रेस के लिए टाइम टाइम फुस हो गया है। ये दिखता है कि देश के खिलाफ, मोदी के विरुद्ध एजेंडा चलाने के लिए, देश के खिलाफ एजेंडा चलाने की लाचार की ऐसी क्या है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।